नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में जो आधारित है कानाफूसी चर्चा और गपशप पर। तो चलिए शुरू करते हैं पावर सेंटर। उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में कई महीनों से एडीजी एलओ पद को लेकर तमाम सारे कयास चल रहे थे। स्पेशल डीजी जब प्रशांत कुमार बने तब भी ये पद उनके पास रहा, और जब वो डीजीपी का कार्यभार ले लिया उन्होंने तब भी ये पद उनके पास रहा। कहा यह गया कि अब चुनाव तक डीजीपी और एडीजी एलओ दोनों का चार्ज प्रशांत कुमार के पास ही रहेगा, लेकिन अचानक से सरकार ने इस पद पर सस्पेंस खत्म कर दिया है। यानी कि 1996 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ यश को उत्तर प्रदेश का नया एडीजी एलओ लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है। पुलिस में आईपीएस अफसरों में एडीजी एलओ का जो पद है ये बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। एक तो मुख्यमंत्री से लगातार ये पद टच में रहता है और सरकार अपने भरोसेमंद अफसर को ही ये पद देती भी है। पिछले 3 सालों से इस पद पर जो वर्तमान में डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, उनके पास ये पद था। डीजीपी बनने के बाद ये माना जा रहा था कि कभी भी नया एडीजी एलओ मिल जाएगा, लेकिन 31 जनवरी से 16 फरवरी तक मौका था कि जब ये लगा कि अब एडीजी एलओ नहीं आएगा, चुनाव के बाद इस पर कोई तय होगा नाम। लेकिन मुख्यमंत्री ने अचानक से 1996 बैच के आईपीएस अफसर अमिताभ यश को इसकी जिम्मेदारी दे दी। हालांकि उनके एडीजी एलओ बनने से उत्तर प्रदेश में पावर कॉरिडोर में आईपीएस अफसरों में तमाम सारे अप डाउन, जूनियरिटी सीनियरिटी का अंतर दिखता है, लेकिन अमिताभ यश की जो ख्याति रही है, जो उनकी कार्यशैली है, वो उनको इस पद के लायक बनाती है। वो एक काबिल अफसर के तौर पर अपनी पहचान उत्तर प्रदेश में रखते हैं। अगर एसटीएफ के तौर पर उनके कार्यकाल को आप देखेंगे तो वो तमाम उपलब्धियों से भरा है। बिकरू कांड रहा हो, चाहे अतीक अहमद का मामला रहा हो, तमाम सारे अपराधियों पर नकेल कसने की, हत्या, इनकाउंटर, फिरौती, तमाम जैसे मामलों में अमिताभ यश हमेशा अव्वल साबित हुए। मुख्यमंत्री के भरोसेमंद अफसरों में भी वो हैं और इसी वजह से उनको ये चार्ज दिया गया है। पुलिस मुख्यालय में अगर आप देखेंगे तो अमिताभ यश 1996 बैच के हैं, जबकि 92, 93, 94, 95 बैच भी एडीजी ही है। तो काफ़ी सारे सीनियर अफसर एडीजी एलओ बनने की चाहत में थे, उम्मीद में थे, लेकिन ये मामला पूरा नहीं हो पाया। एक नाम बहुत तेज़ी से चला था संजय सिंघल का, लेकिन वो रह गया। एक और नाम था जिनको एडीजी एलओ बनाया जा सकता था, अखिल कुमार का, 1994 बैच के, लेकिन उनको कानपुर कमिश्नरेट में बना दिया गया सीपी। फिर नाम आया आलोक सिंह का। आलोक सिंह 95 बैच के हैं। उनकी भी उम्मीद थी कि वो भी एडीजी एलओ बन सकते हैं, लेकिन वो भी जोन में ही कानपुर में रहेंगे। 1994 बैच में एक और अफसर हैं जय नारायण सिंह, जो इस समय एडीजी रेलवे हैं। मुख्यमंत्री के काफ़ी चहेते और भरोसेमंद अफसरों में भी जय नारायण सिंह की गिनती होती है और उनकी ईमानदार अफसर के तौर पर भी पहचान है। अगर आप देखें तो एसबी शिरोडकर 1993 बैच के आईपीएस अफसर हैं, लखनऊ के सीपी हैं, अमिताभ यश से 3 साल सीनियर हैं। कमिश्नरेट में ही 1994 बैच के कानपुर में अखिल कुमार हैं, वो भी सीनियर हैं। अशोक मुथा जैन भी हैं, वो भी सीनियर हैं। इस तरह से 3 कमिश्नरी ऐसी है पुलिस की जिसमें अमिताभ यश से सीनियर लोग बैठे हैं। हालांकि एडीजी एलओ को वो सीधे रिपोर्ट नहीं करती कोई कमिश्नरी, वो अब सीधे डीजीपी को रिपोर्ट करती है और डीजीपी ही उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन जब जोन में आप जाएंगे तो जोन में भी आप पाएंगे कि 1994 बैच के डीके ठाकुर मेरठ जोन के एडीजी हैं और 1995 बैच के आईपीएस अफसर आलोक सिंह कानपुर जोन के एडीजी हैं। तो इस तरह से तमाम सारे जूनियर और सीनियर अफसरों के बीच अमिताभ यश
उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बहुत बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। अमिताभ यश को पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नियंत्रण की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी जैसे बड़े राज्य में उन्होंने बड़ी बड़ी चुनौतियां निपटाई भी हैं। और इतना ही नहीं, उनके कार्यशैली को लोग जानते हैं कि वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। 150 से ज़्यादा इनकाउंटर उनके नाम पर दर्ज हैं। यूपी में दुर्दांत अपराधी, ददुआ और तमाम सारी गैंग माफियाओं से लोहा लेने में अमिताभ यश का कोई मुकाबला नहीं रहा है और इसी वजह से आज वो इतने बड़े पद पर पहुंचे हैं। मूलतः वो बिहार के भोजपुर के रहने वाले हैं। जब जब प्रदेश में कोई बड़ी घटना होती है, सरकार हमेशा एसटीएफ की ओर देखती है, बड़े बड़े मामलों को एसटीएफ सुलझाती है और अमिताभ यश यहीं पर आईजी रहे, यहीं एडीजी हो गए। तो यूपी पुलिस की कमान आने वाले वक्त में मजबूत हाथों में है, इस बात का भी उत्तर प्रदेश के लोग भरोसा कर सकते हैं। एक गाना था कि तुम हमें ना चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगे तो मुश्किल होगी। समाजवादी पार्टी में राज्यसभा के चुनाव पर घमासान मचा है। मामला पीडीए को नज़रअंदाज करने का है। समाजवादी पार्टी की सहयोगी पल्लवी पटेल ने सपा प्रत्याशियों के नाम पर ऐतराज करके इस माहौल को गरमा दिया है। पल्लवी पटेल सपा की विधायक हैं, लेकिन वो सहयोगी दल की नेता भी हैं और उन्होंने जो बात कही है वो समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता भी कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, लेकिन अनुशासन के नाते वो हिम्मत नहीं कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब समाजवादी पार्टी अपने कठिन दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जय बहादुरी को राज्यसभा का मेंबर बनाना ये कहाँ की अक्लमंदी और बुद्धिमानी है। पार्टी चाहती तो जो 8 साल से सत्ता से बाहर है, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अपने किसी कार्यकर्ता को, नेता को मजबूत पिलर बनाकर राज्यसभा में खड़ा कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। बहुत सारे राजनीतिक जानकार भी हैं, वो उनको भी ये बात बहुत अटपटी लगती है कि आखिर ऐसा जया बहादुरी में क्या है, कितनी उनकी राजनीतिक पकड़ है, कितना वो वोट दिला सकती हैं कि उनको समाजवादी पार्टी बार बार राज्यसभा में भेजती है। पार्टी चाहती तो ये कह सकती थी कि 4 बार आपको भेजा है, अब वो स्थिति नहीं है, अभी आप रुकिए, अभी पार्टी कार्यकर्ता को, नेता को भेजकर उत्तर प्रदेश में पीडीए का एक संदेश भी मजबूत करना है। लेकिन ऐसे समय में जब पार्टी के पास बहुत सारे नेता मौजूद थे, उनकी जगह पर जया बहादुरी को तरजीह दी गई। पार्टी चाहती तो किसी को भी खड़ा कर सकती थी, चाहे वो महिला के नाम पर जूही सिंह को भी भेज सकती थी, अरविंद सिंह जो पूर्व में राज्यसभा के सांसद हैं वो भी जा सकते थे, आईपी सिंह जैसे मुखर नेता जो समाजवादी पार्टी के लिए सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर झंडा बुलंद किए रहते हैं, उनका नाम भी कट गया। तो जो लोग पार्टी को आगे चल के संघर्ष में लाते, जनाधार बढ़ा सकते थे, वो लोग हाशिए पर चले गए और कायस्थ समाज के 2-2 लोगों को राज्यसभा में समाजवादी पार्टी ने भेजा। आप ये भी कह सकते हैं कि जिस समाज का एक भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं मिलता है, उसका जातीय आधार समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं है, वो कायस्थ समाज को समाजवादी पार्टी इतना महिमा मंडित कर रही है। कायस्थ एक वोट भी सपा को नहीं देता, उसका सारा वोट भाजपा को जाता है। सपा जयंत चौधरी और दारा सिंह के मामले में पहले ही धोखा खा चुकी है। अब तीसरा डर स्वामी प्रसाद मौर्य की एमएलसी सीट को लेकर भी है कि अगर कहीं वो चुनाव से पहले इस्तीफा देकर भाजपा में वापस चले गए तो जैसे जयंत चौधरी के नाम पर एक राज्यसभा सीट निकल गई हाथ से, वैसे विधान परिषद की भी एक सीट चली जाएगी और दोनों स्थितियों में नुकसान समाजवादी पार्टी की सीट का हुआ, उनके कार्यकर्ताओं का हुआ। वैसे अब तीर तो हाथ से निकल चुका है। स्वामी प्रसाद मौर्य चाहे चिल्लाए, चाहे पल्लवी पटेल कहें, अब ये
सहयोगी दल हैं, इनको अपने साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव की है। लेकिन गुणा गणित के इस खेल में समाजवादी पार्टी जल्दबाजी कर गई। उसको जय बहादुरी के मामले में थोड़ा इस बार रुकना चाहिए था। समाजवादी पार्टी के लिए हर चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। उसके अपने कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को, राजनीति के जो स्तंभ हैं, पिलर हैं, निष्ठावान लोग हैं, उनको आगे करके आगे की सियासत पर विचार करना चाहिए। क्योंकि यूपी में आज सिर्फ दो ध्रुव बनकर रह गए हैं। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं। दोनों एक दूसरे को टक्कर दे सकते हैं। ऐसे में जय बहादुरी के नाम पर एक राज्यसभा की सीट कुर्बान करना पिछली बार की तरह हो गया कि एक तो जयंत ले गए, एक कपिल सिब्बल के पास चली गई और एक मात्र रह गए उनके साथ। अब इस बार 3 मौका था, उसमें फिर कार्यकर्ता निराश हैं। उत्तर प्रदेश में बात अब ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी हुई खबर की। ऐसे अफसरों की जो छोटे जिलों में हैं लेकिन कमाल बहुत बड़ा बड़ा कर रहे हैं। चाहे सरकारी योजनाओं को लागू करने का मामला हो, चाहे विकास को रफ्तार देने का मामला हो, वहाँ के जो जिला अधिकारी हैं, ख़ास तौर से स्टेट कैडर के भी जो अफसर हैं, जो प्रमोटेड हैं, वो भी अब उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े ज़िलों को डायरेक्ट IAS अफसरों को पीछे छोड़कर आगे की रेस में शामिल हैं। नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन हासिल कर रहे हैं। अविनाश सिंह DM अंबेडकर नगर हैं। उनके काम की रैंकिंग इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 आई है। पिछले 3 महीनों से CM के जो डैशबोर्ड कार्यक्रम रैंकिंग है, उसमें अंबेडकर नगर के DM अविनाश सिंह नंबर 1 पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बरेली के DM है रविंद्र कुमार और तीसरे नंबर पर हैं भानुचंद्र गोस्वामी, आगरा के जिलाधिकारी। भानुचंद्र गोस्वामी जो आगरा के DM हैं, उनका भी नाम इस समय उत्तर प्रदेश के टॉप 3 IAS अफसरों में शुमार है। तो बात करते हैं अंबेडकर नगर की। पिछले 3 महीनों से अंबेडकर नगर लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में, जनता से जुड़ी योजनाओं में नंबर 1 पर है। उसने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जो ताज़ा रैंकिंग जनवरी की है, उसमें अंबेडकर नगर को 84 अंक मिले हैं, सबसे ज़्यादा पूरे 75 जिलों में। बरेली के DM रविंद्र कुमार ने भी काफ़ी तेज छलांग लगाई है। बरेली काफ़ी पीछे चल रहा था, अब वो नंबर 2 पर आया है। तो ये DM रविंद्र कुमार की इस मामले में तारीफ करनी होगी कि बरेली के जिला अधिकारी ने अपनी मेहनत से बरेली को उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पोजीशन दिलाई है। जो टॉप 10 के ज़िले हैं, उसमें महाराजगंज के DM अनुनय झा, उमेश प्रताप सिंह जो शाहजहांपुर के DM हैं, उनका काम भी सर्वश्रेष्ठ आया है। ये टॉप 10 के जिलाधिकारी हैं उत्तर प्रदेश के। तो आप अविनाश सिंह को तो जान ही रहे हैं, उसके अलावा रविंदर कुमार जो बरेली के DM हैं मुख्यमंत्री की, इसके अलावा महाराजगंज के DM अनुनय झा, वो विकास की रैंकिंग में टॉप 10 में बने हुए हैं और मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में भी महाराजगंज जिले के काम की काफ़ी तारीफ हुई है। आगरा के DM भानुचंद्र गोस्वामी, कम समय में उन्होंने आगरा को टॉप 10 के ज़िलों में पहुंचाया है। उनकी कार्यशैली से कई बार हंगामा भी मचा, लेकिन उनका ज़िला इस समय मुख्यमंत्री कार्यालय की नज़रों में टॉप 10 में चल रहा है। जनता से विकास से जुड़े मामले हों या आगरा जैसे पर्यटक शहर जो भारत के नक्शे पर है, वहाँ के जिलाधिकारी के तौर पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में, ईमानदारी से व्यवस्था को बनाने में भानुचंद्र गोस्वामी ने बेहतरीन काम किया है। और यही वजह है कि सरकार ने उनको उत्तर प्रदेश के 10 प्रमुख जिलाधिकारियों में चयनित किया है। अगर आप देखें तो जो CM की समीक्षा बैठक हुई, उसमें जो जौनपुर जिला है वो सबसे फिसड्डी साबित हुआ है। वो 75वें नंबर पर है और जौनपुर के DM रविंद्र कुमार मांदड़, जो हालांकि अभी 1.5 महीना पहले ही ट्रांसफ़र होकर वहां पहुंचे हैं, जब तक वो रामपुर में थे उन्होंने बेहतरीन काम किया। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में वो जौनपुर को और आगे लाएंगे रैंकिंग में। प्रयागराज के DM नवनीत सिंह चहल का जिला पीछे है
और गोरखपुर के डीएम कृष्णा करुणेश, गोरखपुर चूंकि मुख्यमंत्री का जिला है और उनके जिले में पिछले काफ़ी समय से सरकारी योजनाओं को लागू करने में पीछे चल रहे हैं कृष्णा करुणेश। वो एक ईमानदार अफसर के तौर पर तो पहचान बनाने में कामयाब रहे, लेकिन सरकारी योजनाओं को लागू करने में, विकास के कामों के मामले में गोरखपुर पीछे चल रहा है और ये मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में सामने आया है। पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो गोरखपुर फिसड्डी वाली रैंकिंग में है। अब ये देखना सरकार का काम है कि चिराग तले ऐसा अंधेरा क्यों है, क्योंकि सरकार के मुखिया का वो गृह जिला है। बहरहाल ब्यूरोक्रेसी में जिनको आप कमज़ोर जिला समझते हैं, छोटा अफसर मानते हैं, वो बड़े बड़े कमाल कर रहे हैं। आप उनको गुदड़ी का लाल भी कह सकते हैं, स्टेट कैडर के अफसरों की शान भी कह सकते हैं, और उस शान में चार चांद लगाया है अविनाश सिंह ने, उमेश प्रताप सिंह जैसे अफसरों ने। उमेश प्रताप का शाहजहांपुर भी पिछले 1 साल से लगातार रैंकिंग में है। कोई महीना ऐसे नहीं जाता जब उनका जिला कहीं डाउन आया हो रैंकिंग में। तो ये है क्षमता, प्रतिभा और काम करने का तरीका। सरकार ने जिस पर भरोसा किया, हालांकि एक एक डीएम 4-4 साल से जिले में हैं, लेकिन वो रैंकिंग में कहीं नहीं आते हैं। उनकी भी आने वाले वक्त में कहानी आपको बताई जाएगी। एक बार महाराष्ट्र विधानसभा परिसर में एक नारा लगा था कि 50 खोखे एकदम ओके। यूपी में भी अब राज्यसभा का चुनाव आ गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस बार ऐसा ही कुछ नारा लग सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की तुलना में थोड़ा छोटा होगा नारा कि 5 खोखे एकदम ओके। यूपी में ये नारा लग सकता है क्योंकि राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में आ गए हैं। भाजपा ने संजय सेठ को 8वां प्रत्याशी बनाकर क्रॉस वोटिंग के लिए एक जमीन तैयार कर दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को अगर आप छोड़ दें तो जितना विधायक हैं विपक्ष में, सब अगर भाजपा में आप जोड़ दीजिए तो 289 पहुंचते हैं और 8 जिताने के लिए 296 चाहिए। अब ऐसे में ये कैसे होगा इंतजाम? भाजपा के पास आजकल लोकदल आ गया है, सुभाषपा है और निषाद पार्टी पहले से है, अपना दल है। उसके अलावा अगर राजा भैया के 2, बहुजन समाज पार्टी का 1, ये भी आप दे दीजिए, तब भी संजय सेठ आसानी से जीतते नहीं हैं। अब क्या होगा? अतिरिक्त वोटों की जुगाड़ कहाँ से होगी 10 वोटों की? तो बीजेपी को ये उम्मीद है कि संजय सेठ महाराष्ट्र वाला नारा अगर यहाँ लगवा देते हैं तो समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक यहाँ टूट सकते हैं। अब राज्यसभा का एक समस्या ये भी है चुनाव की कि जब पार्टी व्हिप जारी कर देती है तो सारे विधायकों को दिखा के अपना वोट डालना पड़ता है। तो अगर वो दिखाएंगे नहीं तो संदिग्ध हो जाएंगे। आरएलडी के 9 विधायक हैं, उसमें से 3 जो हैं वो टिकट तो आरएलडी का था, नेता समाजवादी पार्टी थे। उसमें चंदन चौहान थे, अनिल पुरकाजी थे, गुलाम मोहम्मद थे। गुलाम मोहम्मद तो पहले सपक विधायक भी रहे अखिलेश यादव की जब सरकार थी। तो सिंबल तुम्हारा आदमी हमारा के तहत 3 आदमी वहाँ हैंडपंप में घुसे हुए हैं और इधर पीला गमछा वाले चाचा के पास जो है मोहम्मद अब्बास अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, जगदीश नारायण राय, ये हैं तो सुभाषपा के विधायक लेकिन आदमी समाजवादी पार्टी के रहे हैं, जुड़े 19 माने जाते रहे हैं। अब इन्हीं के दूसरों के घर में इतने छेद हैं, पहले संजय सेठ उनको मुँह दें कि पहले इधर विधायक तोड़ें। ऐसे में एक थोड़ी सी बात ये आई है कि जो विधायक अभी जहाँ है वो शायद अपनी पार्टी से गद्दारी ना करे अगर अब्बास अंसारी को छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि अभी 3 साल का वक्त है, दोनों जगह भाजपा की सरकार है, लाठी डंडा पुलिस के सब भाजपा के हाथ में है, तो इतनी हिम्मत कोई नहीं कर पाएगा।
बीजेपी भी इस बात से उत्साहित है। पहले वो नहीं सोची थी कि हम 8वां प्रत्याशी लड़ावें, लेकिन जब पल्लवी पटेल का बयान आ गया तो उसका हौसला बढ़ गया। अब बात ये उठती है कि लड़ा तो दिया 8वां, लेकिन 8वां प्रत्याशी क्या खाली सपा को परेशान करने के लिए लड़ाया है, या अगर वो हार गया तो फजीहत कराने के लिए? दोनों बातें हैं। इधर समाजवादी पार्टी के सामने भी एक सवाल खड़ा हो गया कि अब वो अपना तीसरा प्रत्याशी किसे बनावे। रामजी लाल सुमन को बनाती है तो मायावती चिल्लाने लगेंगी कि ये दलित के साथ इन्होंने धोखा किया, और अगर आलोक रंजन को बनाती है तो आलोक रंजन कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं रहे, अफसर रहे हैं, वो वोटों का जुगाड़ कैसे करेंगे? ये सब बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जेल में भी हैं, पता नहीं वो वोट डालने आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, वो भी खतरा है। संजय सेठ इधर बड़े बिल्डर हैं, पूंजीपति हैं, खजाना खोल देंगे, जितना चाहे लो वोट दो। उनके लड़ने से विधायकों को इस बात की बड़ी खुशी है कि चलो अब की वोट तो डालने को मिलेगा। हर बार ये लोग निर्विरोध करा ले जाते थे। चलो कुछ दावतों का दौर भी चलेगा, कुछ नजराना भी मिलेगा। अब ये मौका आया है, ये हाथ से जाने ना पावे। तो दोनों दल अपने अपने जगह पर फंसे हुए हैं। सियासत क्या क्या गुल खिलाएगी, ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, सय और मात किसकी होगी, बाहुबल, धन बल, सत्ता बल, किसको क्या क्या दिन दिखाएगा। मजे में राजा भैया हैं, उनके पास 2 विधायक हैं। हालांकि वो सत्ताधारी दल के साथ रहेंगे, लेकिन उनकी अपनी पार्टी, उनकी भी अपनी पहचान है, उनकी अपनी भी तमाम सारी योजनाएं हैं भविष्य की। तो ऐसा तो नहीं कि मुफ्त में खाली वोट ले लो, आप कह दो, उनकी भी कुछ शर्तों को मानना पड़ेगा। बहरहाल जीत हार के इस खेल में, सय और मात की इस तैयारी में आज सुनिएगा मंजर भोपाली की कुछ लाइनें हैं जो आपको बहुत आनंद देगी। सुनिएगा कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, अक्स पर न इतराओ, आईना हमारा है, और उम्र भर तो कोई भी जंग लड़ नहीं सकता, तुम भी टूट जाओगे, तजुर्बा हमारा है, गैरते जिहाद अपनी जख्म खा के मानेगी, पहला वार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। नमस्कार।